सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं रवि आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने अपना सेकेंड यूनिट डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने 600 BCE से लगा के 600 CE के दौरान कौन कौन से पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उससे रिलेटेड क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते थे उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का यूनिट नंबर 3। क्या है? सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारता। मींस कि इस वाली यूनिट में हम लोग क्या देखने वाले हैं? सोशल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं या सोशल हिस्ट्रीज देखने वाले हैं। ठीक है, किसके थ्रू? महाभारता के थ्रू। तो ज्यादातर क्वेश्चन क्या है, महाभारता से रिलेटेड भी देखने के लिए मिलेंगे। आई थिंक आप लोगों ने अगर अपने क्लास में 12th क्लास में पढ़ा होगा तो ये जो यूनिट है अपना आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है फॉर बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी और आपका CUT के पर्सपेक्टिव से भी। आज का क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कहीं ना कहीं आपके बोर्ड में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और CUT में तो आएंगे ही आएंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उसको आपको हाईलाइट भी करा दूंगा। तो चलते हैं हम अपने आज की यूनिट की तरफ। क्या क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आज की यूनिट से? फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक आपको फोटोग्राफ दिखाया गया है और आप लोग जैसे जानते हैं, आई थिंक आप लोगों ने अगर PYQ एनालिसिस किया हो अपना बोर्ड का भी या CUT का भी, तो बोर्ड में तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अब 12th बोर्ड में भी ये वाला जो क्वेश्चन सीरीज है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? दिस 17th century terracotta sculpture depicting a scene from the Mahabharata was exhibited from which Indian state? क्या है? इस 17वीं शताब्दी की एक टेराकोटा मूर्ति दिखाई गई है जो महाभारत के एक दृश्य को दर्शाती है। तो वह भारत के किस राज्य से मिली है, ये प्राप्त हुई है? तो ये बताना है आप लोगों को। तो आई थिंक आप लोगों ने अगर अपना चैप्टर क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा तो फोटोग्राफ देख के आपको समझ में आ गया है। ये जो फोटोग्राफ है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये फोटोग्राफ महाभारत के कौन से सीन का है? एनीबॉडी एल्स? जो ये फोटोग्राफ इसमें दिखाया गया है ये महाभारत के किस सीन का दृश्य है? कोई बताएगा? ये द्रौपदी के स्वयंवर का दृश्य है। ठीक है, ये द्रौपदी के स्वयंवर का दृश्य दिखाया गया है जिसमें क्या है, अर्जुन के द्वारा जो है घूमती हुई मछली को निशाना साधते हुए इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो अब ये बताना है कि ये जो आपका स्कल्पचर है महाभारता से रिलेटेड, ठीक है, जो द्रौपदी के स्वयंवर को डिपिक्ट करता है, ये भारत के किस स्टेट से प्राप्त हुआ है? ये आपके 3rd चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ही है, अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा हो तो। बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, क्या है? पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के जो हमारे जो आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर, तो वहाँ के टेम्पल आर्किटेक्चर में हमें कई जगह पर जो है महाभारत के दृश्य हमें दिखाई देते हैं और उन पर टेराकोटा जो स्कल्पचर है उस पर बनी हुई है। ठीक है, तो ज़्यादातर हमें जो है इस तरीके के जो टेराकोटा स्कल्पचर है वो हमें कहाँ से मिले हैं? वेस्ट बंगाल से। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द टर्म गोत्र। अब गोत्र का नाम सुन के बहुत लोगों को बहुत चीजें ध्यान आती हैं कि भाई गोत्र के आधार पर ये विवाह वगैरह होते हैं, है ना, मतलब जो सामाजिक व्यवस्था है हमारी गोत्र के आधार पर बहुत ज्यादा उसको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, द टर्म गोत्र वाज प्राइमरली यूज टू रेगुलेट। अब गोत्र शब्द का प्रयोग मुख्यतः किसके नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? बोलिए। अभी मैंने इसका आंसर बोल ही दिया है कायदे में। ठीक है, गोत्र का यूज जनरली किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? बोलिए। हाँ, राइट ऑप्शन क्या है आपका? मैरिटल अलायंस, वैवाहिक संबंधों को। अब क्या है, वैवाहिक संबंधों में जो है गोत्र का विशेष ध्यान रखा जाता है। एक ही वंश के या एक ही गोत्र में विवाह को मान्य नहीं माना जाता है। ठीक है, तो सेम गोत्र में विवाह नहीं होता है। तो इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जब आप लोगों की, आई थिंक आप सबकी शादी होगी कभी ना कभी, तो आप जब की शादी जब होगी तो तब आपको शायद थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा कि एक गोत्र में विवाह नहीं होता है। ठीक है, गोत्र से तो बाहर जाके जो है विवाह किया जाता है।
ठीक है। तो ये किसको, गोत्र टर्म किसको डिपिक्ट करता है, आपका जो वैवाहिक संबंध है उसको नियंत्रित करने की कोशिश करता है या उसको नियंत्रित करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैरिटल अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको का, रीजनिंग और असर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन भी आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आपका बोर्ड हो या आपका सीयूईटी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जाति, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का बहुत ज्यादा, बोर्ड प्लस सीयूईटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की बहुत ज्यादा चांसेस है। बोर्ड प्लस सीयूईटी क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जाति वाज मोर फ्लेक्सिबल देन वर्ण, क्या जाति की अवधारणा वर्ण से अधिक लचीली थी। बोलिए आप लोग, हमारे कितने वर्ण होते हैं, वर्णा सिस्टम आप लोगों ने अपनी क्लास में अगर पढ़ा हो तो वर्णा सिस्टम में कितने वर्ण होते हैं, बोलिए कितने होते हैं, कितने, 4। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। अब क्या है, पेपर में क्वेश्चन यहां से एक और बन सकता है। अब देखो, ये वर्ण पे क्वेश्चन पूछा है रीजनिंग असर्शन का, बट वर्ण सिस्टम पे भी क्वेश्चन बन सकता है। सपोज एक तरफ चारों वर्ण दिया है और दूसरी तरफ उनका काम दिया हुआ है, ये वर्क कि उनका क्या क्या काम होता था। जैसे ब्राह्मण्स का काम क्या होता था, यज्ञ वगैरह कराना, है ना, जितने भी जो है आपके धार्मिक काम थे वो सारे ब्राह्मण्स कराते थे। दूसरा आपका क्षत्रियों का काम क्या होता था, एक तरीके से युद्ध वगैरह में भाग लेना, ये युद्ध के लिए जाना, युद्ध के द्वारा जो है लोगों की रक्षा करना। वैश्यों का काम क्या होता था, व्यापार करना, ठीक है, मार्केट्स में जाना और उस तरह से जो है चीजों का आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। फोर्थ क्या था आपका, शूद्रास। शूद्रास का काम होता था कि ऊपर के जितने भी तीनों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऊपर के तीनों के वर्णों की सेवा करना। ठीक है, उन तीनों के लिए सर्विस प्रोवाइड कराने का काम किसका था, शूद्रास का। तो एक क्वेश्चन यहां से ये भी जनरेट हो सकता है, अब जब वर्ण का नाम आ ही गया था तो मैं इसलिए इसको इतना इलेबोरेट कर भी रहा हूं कि शूद्रास का काम क्या होता है आपका, ऊपर के तीनों वर्णों को सर्विस प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो यहां से वर्णास के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी एक का वर्क पूछ सकता है, मैचिंग में क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो किसी भी रूप में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलते हैं अपना जो मेन क्वेश्चन है, तो क्या जाति की जो कॉन्सेप्ट था वो वर्ण से अधिक लचीला था, बोलिए यस। क्यों, क्योंकि वर्ण को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, जो कि बहुत ही क्या था आपका, कठोर था, जो बहुत कठोर सिस्टम था आपका। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि सिर्फ शूद्रास को ऊपर के तीनों की ही सर्विस, मतलब सेवा प्रदान करना था उनको। ठीक है, उन्हीं की सेवा करना होता था, है ना, और सबके बस जितने भी सारे लोग हैं उनको सिर्फ 4 ही तरह से विभाजित किया गया, है ना। अब बट जाति क्या था, अब एक वर्ण में कई कई सारी जातियां होती हैं, है ना, तो जातियों को उनके व्यवसायों के आधार पर बांटा गया। सपोज कि ये नाई है तो ये सारे नाई ये बाल काटने का काम करते हैं तो ये नाई है, ये लोहार बनाने का काम है, ये लोहे से बनी बर्तन बनाते हैं, ये लोहे से बनी चीजें बनाते हैं तो ये लोहार है, कोई सुनार है, कोई बुनकर है, कोई कुछ है। तो इस तरह से क्या है कि लोगों को अलग अलग उनके व्यवसायों के आधार पर उनको जातियों में डिवाइड कर दिया गया। तो कौन सा ज्यादा लचीला हुआ, वर्ण या फिर जाति, बताइए आप लोग। जाति। क्यों, क्योंकि हम स्पेसिफिक किसी काम के आधार पर उनको अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। तो ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन सा हो गया, जाति हो गया। यही स्टेटमेंट में पूछा है कि जो आपका कॉन्सेप्ट था जाति का, वो वर्णा सिस्टम से क्या था आपका, ज्यादा फ्लेक्सिबल था। यस, और क्यों था फ्लेक्सिबल, क्योंकि उनको उनके व्यवसाय या उनके जो काम था उसके आधार पर उनको डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट, रीजन क्या दिया है, जाति अलाउड फॉर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड रीजनल वेरिएशन। यस, बिल्कुल, क्योंकि जाति ने पेशेवर गतिशीलता और क्षेत्रीय विविधता की अनुमति दी थी। अभी जस्ट जितना भी डिस्क्रिप्शन दिया है सारा यही दिया है। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है और जो रीजन है वो आपका असर्शन को सेटिस्फाई भी करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Both A and R are true and R is the correct option of A. Is it clear? Next देखो,
नेक्स्ट फिर से एक और रीजनिंग असर्शन का क्वेश्चन है, पढ़िए क्या है। क्वेश्चन है आपका द मनुस्मृति, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, मनुस्मृति पे कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। द मनुस्मृति वाज कंपोज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, मनुस्मृति वैदिक काल के दौरान लिखी गई थी या रचित की गई थी। रीजन क्या दिया हुआ है, इट रिफ्लेक्ट्स अर्ली ट्राइबल कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन, यह प्रारंभिक जनजातीय रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं को दर्शाती है। बताइए क्या होगा ऑप्शन। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोग बता पाएंगे कि मनुस्मृति जो है किस टाइम पीरियड के दौरान जो है इसको लिखा गया था। बोलिए किस टाइम पीरियड के दौरान, लेटर वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड नहीं लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, वैदिक पीरियड की बात नहीं, लेटर वैदिक पीरियड में जो है मनुस्क्रिप्ट जो है कंपोज्ड की गई थी। देन हाँ, रीजन आपका ठीक है, इसके अंतर्गत जो है बेसिकली क्या है, मनुस्मृति के अंदर लॉ बताए गए हैं, रीति रिवाजों को बताया गया है, ट्राइबल्स के बाकी आम लोगों के लॉ के बारे में बताया है कि किस तरह से जो है कौन सा काम कैसा करना चाहिए, ठीक है। जनजाति वाले लोगों को, ये ट्राइबल्स लोगों को अपने काम कैसे करने चाहिए, उनके अलग अलग रीति रिवाज क्या क्या है, ठीक है, कस्टम्स क्या क्या है उनके, तो वो सारी चीजें जो है किसमें बताई गई है, आपका मनुस्मृति में। तो दूसरा जो आपका रीजन दिया है वो आपका ऑटोमेटिकली क्या है, करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका फिफ्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महाभारता, ठीक है। महाभारता के बारे में जो है आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, क्या क्या है देखो। और ये क्वेश्चन आपका पहले भी सीयूईटी में पूछा जा चुका है, आई थिंक बोर्ड में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इसका स्ट्रक्चर चेंज करके। तो ये क्वेश्चन भी अपना में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां से एक क्वेश्चन नहीं है ये, यहां से कई सारे क्वेश्चन यहां से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, इट वॉज इनिशियली कंपोज्ड एज ए नरेटिव कॉल्ड जया विद 8000 वर्सेस, मतलब महाभारत को प्रारंभ में जया के नाम से जाना जाता था और उसमें 8000 श्लोक शामिल किए गए थे। बिल्कुल, जो महाभारत का इनिशियल स्टेज है, ये महाभारत जिस टाइम पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक रूप में, उस टाइम पर उसका नाम जया था। ये महाभारत नाम शुरू से नहीं पर चला है, शुरू में उसको जय नाम से जाना जाता था और उसमें 8000 श्लोकों को शामिल किया गया था। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है आपका द फाइनल वर्जन ऑफ द महाभारता कंटेन्स ओवर 1 लाख वर्ड्स, जो महाभारता का फाइनल वर्जन है, ये अभी जो हम महाभारता को जानते हैं वो किस रूप में जानते हैं, महाभारत के नाम से, जबकि उसके प्रारंभिक रूप को जया के नाम से जानते हैं। अभी के महाभारत को महाभारत के ही नाम से जाना जाता है। और अब लगभग कितने श्लोक उसमें शामिल हैं, लगभग 1 लाख से ज्यादा उसमें श्लोक शामिल किए गए हैं, ये भी ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, इट वॉज कंपाइल्ड ओवर सेंचुरीज एंड इंक्लूड्स इंटरपोलरेशन फ्रॉम वेरियस ट्रेडिशन, इसे सदियों के दौरान संकलित किया गया और इसमें विभिन्न परंपराओं से अंतर्वेशन शामिल था। बिल्कुल, अभी जैसे मैं आपको बताया कि महाभारत तक ऐसा नहीं है कि जो है कि आपका बहुत कम समय से अभी से ही लिखा गया है, ये कई सदियों पहले, लगभग हजारों साल पहले से जो है इसको लिखा जा रहा है। और तभी देखो ऊपर के दोनों स्टेटमेंट से भी आप अनुमान लगा सकते हो कि जब इनिशियल की बात की गई और अभी फाइनल वर्जन की बात की गई, तो ऐसा नहीं है कि जो है कि कि बहुत कम समय में इसको लिखा गया, कई हजारों वर्ष लग गए इसको लिखने में, ठीक है। और इसे कई हजारों वर्षों से इसको लिखा गया और इसमें बहुत सारे विभिन्न परंपराओं को क्या किया गया, शामिल किया गया है कि किस तरह से, जैसे महाभारत क्या है, अगर आप महाभारत की कथा के बारे में देखते हैं तो 2 परिवारों के बीच युद्ध की कथा है ना। महाभारत क्या है, 2 परिवारों के बीच की युद्ध की कथा है। तो उसमें कई सारी और भी परंपराओं को शामिल किया गया है। एक तरीके से हमारी सोशल व्यवस्था को बताने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्या, महाभारत, ठीक है। तो ये भी अपने आप में क्या है, सही है। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, इट वॉज कंपोज्ड एंटायरली इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड,
क्या यह पूरी तरह से गुप्त काल की बाद की अवधि में रचित की गई थी? नहीं। देखो, जब भी कुछ इस तरीके से वर्ड आ जाए, एंटायरली, ओनली, मतलब बहुत ज्यादा उसी पे स्पेसिफिक हो रहा है, तो ज्यादातर स्टेटमेंट 90% केस में ऐसे सेंटेंस रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग याद रखेंगे। जहां पर ओनली, बहुत ऐसे वर्ड आ जाए कि जो सही होना जिनका बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस ज्यादातर क्या होते हैं, 90% केस में रॉन्ग होते हैं। 10% मैं मान सकता हूँ कि हाँ वो ठीक होते हैं, बट ज्यादातर क्या होते हैं, रॉन्ग ही होते हैं। क्या पूरा जो आपका महाभारत है वो गुप्त काल के बाद की अवधि में लिखा गया है? नहीं, ये जो है हमारा गुप्त काल के पीरियड से ही लिखता चला, इसकी रचना शुरू हो गई थी, और गुप्त काल के दौरान भी इसको लिखा गया, और इनफैक्ट गुप्त काल के बाद भी इसको लिखा गया है कई वर्षों तक। तो ये स्टेटमेंट क्या है, अपने आप में रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑनली। क्लियर? तो ये क्वेश्चन अपना में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किंगशिप एंड सक्सेशन। वंश और उत्तराधिकार के बारे में कई सारे, मतलब 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपके। क्या है पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, पैट्रिलिनियल सक्सेशन वाज आइडियलाइज्ड बट नॉट ऑलवेज फॉलोड। पितृवंशीय उत्तराधिकार आदर्श माना जाता था, लेकिन हमेशा इसका पालन नहीं किया गया। क्यों? आप लोगों की क्या लगता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? बताइए। आज भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर पिता को ही सर्वोच्च माना जाता है, पितृवंशीय प्रथा चलती है। क्या ऐसा है? पैट्रियार्कल सोसाइटी जिसे बोलते हैं, कि मतलब पिता के नाम से ही सब कुछ है। क्या है ऐसा? बट हर जगह नहीं है। बहुत सारे जो है जैसे आप मणिपुर जाओगे, मणिपुर में क्या है, मैट्रियार्कल सोसाइटी है। ठीक है, ज्यादातर काम क्या है, ज्यादातर काम जो है आपके वुमेन्स के नाम से होते हैं, फीमेल के नाम से होते हैं, मातृवंशीय समाज है ना। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आज भी जो है पितृवंशीय समाज को ही एक आदर्श समाज माना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसका पालन हमेशा से हर जगह या हमेशा किया जाता रहेगा। ये किया जाता है ना। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एडॉप्शन वाज यूज्ड टू मेंटेन लीनिएज कंटिन्यूटी। वंश की निरंतरता बनाए रखने के लिए गोद लिया जाता था। वंश की निरंतरता बनाए रखने के लिए गोद लिया जाता था। अभी भी क्या होता है, आप लोग देखोगे, देखो जब सोसाइटी की बात चल रही है तो हम लोग एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हर किसी को रहता है कि हम लोगों का वंश आगे बढ़े। ठीक है, तो अगर किसी पेरेंट्स का कोई पुत्र या पुत्री नहीं रहता है तो वो कई बार क्या करते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं या गोद ले लेते हैं, जिससे क्या रहे कि उसका वंश भी जो है आगे बढ़े, है ना। तो ये प्रथा ऐसा नहीं है कि पहले से ही है, ये आज भी हम लोग समाज में अपने देखते हैं। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे अडॉप्शन का जो विकल्प है वो हमेशा खुला रहता है कि आप जो है अडॉप्ट कर सकते हो बच्चों को। ठीक है, तो ये क्या है, वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारे, हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि हम लोगों का वंश आगे बढ़े, बट किसी कारण से अगर उनको कोई पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, किसी भी बच्चे को गोद ले लेते हैं, जिससे उनका वंश भी आगे बढ़ता रहे। ठीक है, तो ये प्रथा भी जो है आप लोगों का चलता रहे, निरंतर बनी रही, ये भी ठीक है। थर्ड है आपका, मैट्रिलिनियल इनहेरिटेंस वाज कॉमन इन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। अब ये देखो, क्या मातृवंशीय उत्तराधिकार ब्राह्मणिक ग्रंथों में सामान्य था? कैसा लग रहा है पढ़ने में? अभी आप फर्स्ट अगर स्टेटमेंट देखोगे और ये थर्ड स्टेटमेंट देखोगे तो बड़ा दोनों में लगेगा कि नहीं, कुछ तो डिफरेंस है। अगर पहला ठीक है कि पितृवंशीय समाज एक आदर्श समाज, तो मातृवंशीय उत्तराधिकार ब्राह्मणी ग्रंथों में तो नहीं बताया जाएगा।
इतना तो गैस वर्क आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणिक जो टेक्स्ट हैं वो भी आपका पितृवंशीय समाज को या आपका पैट्रीलिनियल सोसाइटी को ही एक आइडियल सोसाइटी या समाज मानते हैं, ना कि मातृवंशीय समाज को या मातृवंशीय उत्तराधिकार को, ठीक है। तो अगर पितृवंशीय समाज या पैट्रीलिनियल सोसाइटी जो है एक आइडियल सोसाइटी है, तो ब्राह्मणिक ग्रंथ ही उसको बताते हैं, ना कि मैट्रिलिनियल सोसाइटी को। तो ये स्टेटमेंट क्या है अपने आप में रॉन्ग, ठीक है। अब क्या हम इससे एलिमिनेशन लगा सकते हैं क्या? फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है आपका? किंगशिप टाइज वर रेनफोर्स्ड थ्रू रिचुअल एंड मैरिज अलायंस। वंशीय संबंधों को संस्कार और वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से मजबूत किया जाता है। बिल्कुल। अब वंशीय संबंधों को वैवाहिक संबंधों के द्वारा कैसे मजबूत किया जाता है? बोलिए आप लोग, बताइए कैसे किया जाता है? अब दो परिवार रह रहे हैं, ठीक है, सपोज एक की जो है लड़की है, दूसरे का क्या है, परिवार का लड़का है, ठीक है। अब उनको अपने परिवारों के बीच संबंध थोड़े ठीक रखने हैं, तो कई बार क्या होता है कि दूसरी फैमिली की लड़की की शादी सामने वाले परिवार के लड़के से करा दी जाती है, जिससे क्या है उनके बीच संबंध भी बन जाते हैं, आपके पारिवारिक संबंध, ठीक है। और उनका जो है एक तरीके से क्या है परिवार भी जो है दो हो जाते हैं, दोनों मिलकर एक कि हाँ भाई चलो ये हमारा ही परिवार है, क्योंकि लड़की का घर अब जो पहले तो ससुराल मायके का घर मायके का ही होता है, बट बाद में ससुराल भी उसका अपना ही घर माना जाता है। तो क्या है कि दोनों ही घर उसके अपने हो गए, तो क्या है दोनों के बीच पारिवारिक संबंध भी स्थापित हो जाएगा, ठीक है। तो विवाह एक उसका एक ऐसा विकल्प है जो कहीं ना कहीं जो है हमारे वंशीय संबंधों को भी जो है आपका मजबूत करता है, ठीक है, उसको बल प्रदान करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है अपने आप में करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो अगर हमें सारे नहीं भी पता थे तब भी हम इसको ऑप्शन निकाल सकते थे। जैसे जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि जो भी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है वो कभी भी जो है जल्दी से मातृवंशीय या मैट्रिलिनियल सोसाइटी को वरीयता नहीं देते हैं या उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग है। तो थर्ड जो है आपका एक ही में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन ए में, ठीक है। तो हमें अगर सारे स्टेटमेंट नहीं पता है तब भी हम जो है इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द टेक्स्ट विद दियर प्राइमरी थीम्स, ठीक है। कुछ टेक्स्ट दिए हुए हैं और उनकी थीम दी हुई है, बताइए क्या ऑप्शन होगा? इसमें से बहुत सारी थीम्स के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूं, तो आप इसका आंसर मुझे बताएंगे, ठीक है। मैं इसका आंसर आपको बाद में बताऊंगा, बट पहले आप मुझे बताएंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा और क्यों होगा, क्यों का भी जवाब देना है, बोलिए। अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है ना तब भी आप आंसर निकाल सकते हो, चाहे आसानी से निकाल सकते हो। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी एक टेक्स्ट का नाम जरूर लिया था, अगर आपने उस क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बोलिए। हाँ कोई बताएगा? हाँ बोलियो। हाँ ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। क्या है, सबका ऑप्शन ए है? हाँ ठीक है, ऑप्शन क्या है? ए। अब क्यों है? अब मैंने आपको अर्थशास्त्र के बारे में अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा है कि अर्थशास्त्र जो है आपके मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल जो व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके बारे में जानकारी हमें देता है। तो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? पॉलिटिकल अर्थशास्त्र से, ठीक है। और सी मिलेगा आपका फर्स्ट, और सी फर्स्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है। मैं ये अगर मान के चलता हूं कि मुझे बाकी ऑप्शन नहीं पता है, बट अर्थशास्त्र एक ऐसा टेक्स्ट है जिसके बारे में मुझे लगता है कि अगर आप ठीक ठाक से पढ़ाई करते हैं तो सबको पता होता है कि एक पॉलिटिकल टेक्स्ट है जिसमें राजनीति के बारे में बताया गया है कौटिल्य के द्वारा, ठीक है। तब भी आप इस ऑप्शन को इजीली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। मनुस्मृति, अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग की क्लास में मनुस्मृति पे जो क्वेश्चन आया था बताया कि उसमें क्या है आपके लॉ
और एथिक कोड के बारे में बताया गया है, लीगल एंड एथिक्स कोड। ठीक है, महाभारता क्या है, वंश, धन और उत्तराधिकार के बारे में है। और जातकास क्या है आपका, एवरीडे लाइफ एंड मॉरल डायलेमास के बारे में इसमें बताया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट फिर से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, और एक तरफ क्या है आपका टर्म कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका इम्प्लीकेशन दिया हुआ है। और ये भी सारे टर्म्स ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को अभी बताया हूं, तो आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। जैसे गोत्र में अभी पढ़ाया था, पितृवंशिता, पैट्रिलिनियल आपको पढ़ाया था, तो आप बताइए क्या होगा ऑप्शन इसका। हाँ ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, अभी जस्ट पढ़ाया है यूं। ठीक है, पैट्रिलिनियल क्या है आपका, इनहेरिटेंस थ्रू मेन लाइन, गोत्र सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ मैरिज अलायंस, एंड सी स्त्री धन आपका मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट टू वुमेन्स, एंड धर्म कॉन्टेक्चुअल मॉरल ड्यूटी ऑफ। ठीक है, धर्म संदर्भानुसार नैतिक कर्तव्य। तो ये दोनों ट्रैक्स अभी मैं आपको जस्ट पढ़ाया था, और आपका स्त्री धन के बारे में भी आगे क्वेश्चन है, तो बाकी वहां भी समझ में आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही कर सकते थे एलिमिनेशन मेथड से। गोत्र अभी जस्ट पढ़ाया हूं मैं वैवाहिक संबंधों के लिए। ठीक है, मैरिज अलायंस के लिए जो है इसका यूज किया जाता है, तो तब भी हम लोग बता सकते हैं कि बी आपका सेकंड से मिलेगा, और बी सेकंड से सिर्फ एक ही ऑप्शन में है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, द महाभारता वाज प्रिजर्व्ड थ्रू ओरल ट्रांसमिशन बिफोर बीइंग रिटन डाउन। महाभारत को लिखित रूप में आने से पहले मौखिक परंपरा के माध्यम से संरक्षित किया गया था। आप बताइए क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, बताइए क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है या नहीं है। कोई कह रहा है ठीक है, कोई कह रहा है नहीं है। अब दोनों तो नहीं हो सकते ना, एक ही होगा। अब क्या है कि कोई भी, पहले क्या होता था कि पहले कोई भी अगर महाकाव्य लिखा जाता था तो उसको रिटन फॉर्म में लाने से पहले या लिपिबद्ध करने से पहले उसको ओरल टेक्स्ट के रूप में उसको बताया जाता था, या फिर उसको ऑरली जो है उसको समझाया जाता था। तो इसी तरह से जो है महाभारत भी लिखा गया। महाभारत को एक रिटन फॉर्म देने से पहले क्या किया गया, उसको ऑरल ही ट्रांसमिशन किया गया उसका। ठीक है, तो महाभारत को लिखित रूप आने से पहले जो है एक उसको मौखिक परंपरा के माध्यम से क्या किया गया, संरक्षित किया गया। ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जितने भी जैसे भी महाकाव्य लिखे जाते थे तो उसको रिटन फॉर्म बाद में ही दिया जाता था। सबसे पहले उसको ओरल जो है आपका ट्रांसमिशन उसका किया जाता था या संचरित किया जाता था, लोगों तक उसको ओरल ही उसको पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है अपने आप में ठीक है। दूसरा क्या है आपका, ओरल ट्रेडिशन वर कंसिडर्ड मोर रिलेबल देन रिटन रिकॉर्ड्स इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में मौखिक परंपराओं को लिखित रिकॉर्ड से अधिक विश्वसनीय माना जाता था। अब क्या है, अभी जस्ट मैंने अभी बताया कि एंशिएंट इंडिया में जो है मौखिक परंपरा को रिटन ट्रेडिशन से अच्छा जरूर माना जाता था, बट विश्वसनीय रहे ये जरूरी नहीं। ये एक उसके सांस्कृतिक क्रम के आधार पर या सांस्कृतिक तत्परता के क्रम के आधार पर जो है उसको मौखिक को ज्यादा अच्छा माना जाता था, विश्वसनीय था। अब मैंने आपको कोई बात सुनाई, सपोज आपने जो है, मैंने आपको महाभारत के बारे में कोई बात सुनाई, आपने जो है दूसरे तरीके से किसी दूसरे को बता दी, तो क्या वो उतनी विश्वसनीय तरीके से ही बताई होगी? नहीं ना। तो विश्वसनीयता इसमें कहीं मैटर नहीं करती है, लेकिन जो है आपका सांस्कृतिक प्रभाव उसका बहुत ज़्यादा रहता था। क्यों? क्योंकि किसी भी बात को ओरली आप समझा देते हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, तो उसके सांस्कृतिक प्रभाव के कारण जो है प्राचीन भारत में मौखिक परंपराओं का लिखित रिकॉर्ड से ज़्यादा जो है आपका जो मौखिक परंपरा थी वो ज़्यादा सुचारू रूप से चलती रही।
तो दूसरा स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, लेकिन वो क्या उसको एक्सप्लेनेशन देता है ये सही या नहीं देता है? बोलिए, महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या सही एक्सप्लेनेशन देता है? अभी जैसे मैं महाभारत का ही एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, ठीक है, तो क्या वो उतनी ही उस विश्वसनीय तरीके से या उतनी सांस्कृतिक रूप से उसको बता पाएगा? नहीं, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, और इसका जो है आपको और भी जो है अगर पढ़ना हो तो ये टेक्स्ट दिया हुआ है आपकी बुक का ही है, ठीक है, आप अपनी बुक में जाके इसको अपना पढ़ भी सकते हैं, आपको और ज्यादा माइंड में रहेगा ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द इमेज ऑन योर राइट इज टेकन फ्रॉम ए क्रिटिकल एडिशन of Mahabharata regarded as one of the most ambitious project of scholarship. It was initiated in which year? ठीक है, अब शायद डायग्राम लगाना हम लोग भूल गए हैं, ठीक है। क्या है कि महाभारता के एक समालोचनात्मक संस्करण से लिया गया है, जिसे विद्वता के सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक माना जाता है। इसे किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? अब हम लोगों का जो है जो टॉपिक है वो आपका महाभारत ही है, ठीक है, और आपकी बुक में भी एक जगह लिखा हुआ है या एक जगह बताया गया है महाभारत का क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है। अब महाभारत का क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए जो है वी एस सुक्थांकर के नेतृत्व में या लीडरशिप में एक परियोजना को या एक प्रोजेक्ट को विकसित किया गया, और उसके आधार पर जो है आपका महाभारत का एक क्रिटिकल एनालिसिस किया गया। आई थिंक आप लोगों को याद आ रहा होगा, क्योंकि ये वी एस सुक्थांकर का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम में भी और सीयूटी में भी। तो वी एस सुक्थांकर जिन्होंने जो है महाभारत का जिनकी लीडरशिप में एक ऐसा प्रोजेक्ट विकसित किया गया जिसने जो है महाभारत का एक क्रिटिकल एनालिसिस किया। तो ये क्वेश्चन उसी के पर्सपेक्टिव में है। तो ये बताना है कि जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, परियोजना शुरू किया गया, ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो स्टार्टिंग की पहली या दूसरी लाइन में ही लिखा हुआ है, जब आप जाओगे अपनी बुक्स को देखोगे 1990 शुरू में जो है ये क्रिटिकल एनालिसिस स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्री धन। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्री धन एम्पावर्ड वुमेन इकोनॉमिकली इन अर्ली इंडिया। स्त्री धन की संकल्पना ने प्राचीन भारत में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। बिल्कुल, आप खुद बताइए, आप में से बहुत सारे फीमेल्स हैं यहाँ पे, तो आप खुद बताइए क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है? स्त्री धन की संकल्पना ने प्राचीन भारत में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। स्त्री धन जो स्त्रियों को दिए जाने वाला धन, ठीक है, खासतौर से शादी के बाद जो है हर माँ बाप अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे हमारे समाज में है ये कल्चर कि हर माँ बाप अपनी बेटी को शादी के बाद, इनफैक्ट शादी से पहले, शादी के बाद भी, शादी के दौरान तो देते ही हैं, बट शादी के बाद भी जो है कुछ ना कुछ उसको ज़रूर देते हैं। तो क्या है, तो जो स्त्रियों को मिलने वाला जो धन है या XYZ, उसमें सामान भी हो सकता है, क्या उसने जो है स्त्रियों की आर्थिक शक्ति को मजबूत बनाया? यस, ठीक है। ये अपना में स्टेटमेंट क्या है, उससे क्या है, उससे स्त्री को किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, उससे कि हाँ मुझे हर एक चीज के लिए जो है अपने किसी और से कहना पड़ेगा या हर चीज के लिए अपने पति से कहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो स्त्री धन की संकल्पना ने प्राचीन भारत में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। बिल्कुल ठीक है। दूसरा है आपका, स्त्री धन इंक्लूडेड मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट टू वुमेन विच दे कुड कंट्रोल इंडिपेंडेंटली। अभी जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि वो किसी पे डिपेंड नहीं रहती है। स्त्री धन में महिलाओं को दिए गए चल संपत्ति शामिल थे जिस पर वे स्वतंत्र रूप से नियंत्रण रख सकती थी। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता ही चुका हूं कि स्त्री धन की वजह से जो है महिलाओं की जो इकोनॉमिक पावर है वो मजबूत हुई और वो अपने आप को क्या फ्री महसूस करती थी। उससे क्या रहता था कि उनकी डिपेंडेंसी जो थी वो कम रहती थी, ठीक है, चाहे वो अपने पति के ऊपर हो या किसी के और के ऊपर हो। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है अपने आप में करेक्ट है और आर उसको सही तरह से एक्सप्लेन भी करता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका
वुमेन इन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट वर ग्रांटेड इक्वल राइट्स टू प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन। अभी देखो, मैं आप लोगों को ब्राह्मण टेक्स्ट के बारे में पहले भी बताया हूं कि एक तो उसमें महिलाओं के अधिकारों को बहुत ज़्यादा स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये स्टेटमेंट पढ़ के आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है? बोलो, करेक्ट है? नहीं है। यस, ये स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट है। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में कहीं पर भी महिलाओं के लिए या वुमेन्स के लिए ग्रांटेड और इक्वल राइट्स की बात नहीं की गई है। ठीक है, इनकरेक्ट। सेकंड क्या है आपका? ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी व्यूड वुमेन एज ए ऑटोनोमस रिचुअल एजेंट। हाँ, जो ब्राह्मणिक विचारधारा है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को या फीमेल्स को या वुमेन्स को अपने एक अनुष्ठानिक एजेंट के रूप में देखते हैं, एक अपने कठपुतली के रूप में कि हाँ हम इसको जैसे काम कहेंगे। और इनफैक्ट आज भी समाज के बहुत सारा एरिया ऐसा है जो फीमेल्स को एजेंट के रूप में देखता है कि हाँ हम इसको जो भी काम करने के लिए कहेंगे ये कर देगी, है ना। तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में जो है महिलाओं के लिए बहुत अच्छे अधिकारों की बात नहीं की गई है। वहाँ पर पितृवंशीय समाज या पैट्रिलिनियल सोसाइटी को ही एक्सेप्ट किया गया है। तो ये अब क्या बोल सकते हैं, बट आज का समय बदल रहा है, धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैच द फिगर विद दियर रोल्स इन द महाभारता। क्या है? महाभारता के कुछ व्यक्तियों का नाम दिया गया है और उनका क्या रोल रहा है वो दिया हुआ है। तो आप लोग उसका मैचिंग वाले क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, क्योंकि उसमें अगर एक भी पता है तो आप लोग अच्छे से निकाल लेंगे उसका आंसर क्या होगा। बताइए फिर इसी बात पे क्या है। देखो, महाभारत ना सुन के महाभारत टीवी पे सब लोगों ने देखी होगी कभी ना कभी। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आज का क्लास पूरा ज़्यादातर इंटरेस्टिंग रहेगा। क्यों? क्योंकि महाभारत से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब महाभारत आपने देखी है तो उसमें क्या है, दो परिवारों के बीच की लड़ाई झगड़े, जो कि आज भी बहुत जगह होता है, सबके घर में होती है। ये हर घर की कहानी है, कोई घर नहीं छूटा रहता है इससे। सब घर में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने बोला था कि आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। क्या है? अब द्रौपदी, भीष्म, कृष्ण, ये नाम तो सब सुने सुने से लग रहे हैं। तो कृष्ण क्या थे? कृष्ण ने जो है पूरा महाभारत का संदेश दिया और युद्ध करा दिया। तो एक सबसे अच्छे दार्शनिक और रणनीतिकार। ठीक है, तो डी मिलेगा आपका फोर्थ से, और डी फोर्थ से दो ऑप्शन में दिया है, तो ये ना तो ये है और ना ये सही है। क्लियर? तो अब देखो इन दो में से ही कोई आंसर है, ए और सी में से। और क्या हो सकता है? व्यास। व्यास कौन है आपके? बोलिए, व्यास कौन है जिन्होंने जो है महाकाव्य के या महाभारत की जो क्या की है, एक तरीके से कथावाचक, उस कथा को कहा है। ठीक है, वेद व्यास। महाभारत किसके द्वारा लिखा है? वेद व्यास। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? ए मिलेगा आपका सेकंड से, और ए सेकंड से एक ही में ही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर सपोज मुझे दो नहीं भी पता है, वैसे तो हमें सारे पता होने चाहिए, जब हम इतनी अच्छी अपनी तैयारी करें कि हमें हर एक ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। बट अगर नहीं भी पता है तो एक न एक ऑप्शन तो जरूर ऐसा होता है कि जो हम उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जो है आपका रीजनिंग और सर्चन का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आई थिंक आप लोगों ने महाजनपदास के बारे में अगर सुना होगा तो मैंने 16 महाजनपदास आप लोगों को बताया था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका पॉइंट इसलिए मैंने बोला यहाँ पे शब्द, क्योंकि यहाँ आने वाला है वो पॉइंट। क्या है? द कुरु एंड पांचाल। ये कुरु एंड पांचाल शब्द कहीं सुने सुने लग रहे हैं क्या महाजनपदास में? हाँ, तो ये वही वाले हैं। ठीक है, द कुरु एंड पांचाल रीजन वर सेंट्रल टू द नैरेटिव ऑफ द महाभारत एंड रिफ्लेक्टेड अर्ली पॉलिटिकल कंसोलिडेशन इन द गंगा यमुना दोआब। क्या? कुरु और पांचाल क्षेत्र महाभारत की कथा के केंद्रीय थे और गंगा यमुना दोआब में प्रारंभिक राजनीतिक एकीकरण को दर्शाते थे। बोलो, अगर आपने महाभारत देखी हो तो बताओ, कुरु और पांचाल नाम आता है कहीं पे? आता है, बहुत जगह नाम आता है कुरु और पांचाल का। तो महाभारत का केंद्र बिंदु ही कुरु और पांचाल
क्षेत्र था, जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से रणनीतिक रूप से, पॉलिटिकल व्यू से जो है एकदम सेंटर में था। ठीक है, अब जब इंडिया का मैप भी आप देखते हो, ठीक है, देखो बहुत अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा बट जैसा भी बनेगा, एक ज़्यादा बेकार हो गया है। ठीक है, तो ठीक है, सपोज ये है, ठीक है, ये है इंडिया का मैप, है ना, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। कुरु और पांचाल ये वाला है, क्लियर। तो क्या है, और यही वाला आपका क्या होता है, गंगा यमुना का दोआब का ऊपरी मैदान भी होता है। और क्वेश्चन में इसी मैदान की बात की गई है, इसी एरिया की यहाँ पे बात की गई है कि जो कुरु और पांचाल था, जो पांचाल क्षेत्र था, वो महाभारत की कथा का क्या था, एकदम सेंटर था। ठीक है, मेन पॉइंट था। दूसरा, ये गंगा यमुना के ऊपरी दोआब में स्थित था। बिल्कुल, ये पॉइंट अपने आप में ठीक है, मैं आप लोगों को मैप में भी दिखा दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेट रीजन क्या बोल रहा है, रीजन है आपका, दीज रीजन वर लोकेटेड नियर बोध गया एंड पाटलिपुत्रा। ये तो वही वाली बात हो गई, कहां उत्तर और कहां दक्षिण, एक छोर पे वो एक छोर पे ये, तो ऐसा है नहीं है। कहाँ जो है आपका वो कुरु और पांचाल में ऊपर ऊपरी गंगा यमुना के दोआब की बात कर रहा हूँ, कहाँ बोध गया, और ये आपका बिहार में पहुंच गया है, मध्य गंगा के मैदान में पहुंच गया है, बिहार साइड, ईस्टर्न साइड में पहुंच गया है। तो ये अपने आप में इतनी लाइन पढ़ के ही आप लोगों को समझ जाना चाहिए स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है अपने आप में। ठीक है, विच वर मेजर बुद्धिस्ट सेंटर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाभारत, ये क्षेत्र बोध गया और पाटलिपुत्र के पास स्थित थे, जो महाभारत की रचना के समय प्रमुख केंद्र थे। इनकरेक्ट, बोध गया और आपका पाटलिपुत्र क्या है, ईस्टर्न साइड में है, बिहार। ठीक है, और ये कहां है आपका, अभी जस्ट मैं आपको दिखाया था, ऊपरी गंगा के मैदान में। क्लियर, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट और आर इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट इन द महाभारत। महाभारत में उत्तराधिकार संघर्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब महाभारत का जो सक्सेशन जो कॉन्फ्लिक्ट था वो किस किस के बीच था, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, किस किस के बीच था, कौरवास एंड पांडवास के बीच। ठीक है, तो क्या है, अब उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्या है, पहला है, धृतराष्ट्र वाज डिनाइड किंगशिप ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस। धृतराष्ट्र को अंधत्व के कारण राज्याभिषेक से वंचित किया गया। यस, धृतराष्ट्र बचपन से ही क्या थे, अंधे थे, और उसी वजह से उनके अंधेपन के कारण ही जो है उनको राज्याभिषेक उनका नहीं किया गया, उनको जो है शासन नहीं सौंपा गया। ये स्टेटमेंट क्या है, अपना आपका सही है। इसके बाद जो शासन दिया गया वो दिया गया था पांडु को। ठीक है, पांडु को जो है आपका यहाँ का राजा बनाया गया, लेकिन पांडु ने बहुत ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं किया, फिर दोबारा से जो है घूम फिर के जो है धृतराष्ट्र को ही शासन सौंपा गया था। तो क्या है, सेकंड क्वेश्चन में, पांडु बिकेम किंग बट डाइड अर्ली लीडिंग टू धृतराष्ट्र रूल्स। पांडु राजा बने, जो कि अभी मैं बता ही रहा था आपको कि पांडु को उसके बाद राजा बनाया गया, जो कि बहुत जल्दी ही, कम समय तक रहे और जल्दी ही उनकी डेथ हो गई, जिसके पश्चात जो है धृतराष्ट्र का ही शासन शुरू हुआ। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है आपका, द सिटीजन ऑफ हस्तिनापुर फेवर्ड द पांडवास ओवर द कौरवास। हस्तिनापुर के नागरिकों ने पांडवों को कौरवों पर प्राथमिकता दी। जो हस्तिनापुर के लोग थे वो किसके सपोर्ट में थे, अगर आपने देखा हो तो कौरवास के सपोर्ट में थे या पांडवास के सपोर्ट में थे, पांडवास के सपोर्ट में थे। तो हस्तिनापुर की जनता ने पांडवास का समर्थन किया, उन्हीं को जो है सपोर्ट किया। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में क्या है, सही है। तो तीन स्टेटमेंट तो मुझे सही मिल गए हैं। अब तीन स्टेटमेंट सही एक ही ऑप्शन में दिखा रहा है, फर्स्ट भी सही, सेकंड भी सही, ठीक है, और थर्ड भी। मैं ना चेक करूं फोर्थ ऑप्शन तब भी मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। और पेपर में यही करना है। सपोज मुझे अगर ऊपर से जो है एक या दो स्टेटमेंट पता होता तब भी इसका आंसर निकाला जा सकता था एलिमिनेशन से, बट अभी मैं आपको इसलिए सारे स्टेटमेंट बता देता हूं कि जिससे आपको याद रहे, ठीक है।
अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है? फोर्थ स्टेटमेंट है आपका दुर्योधन्स रिसेंटमेंट स्टेम्ड फ्रॉम हिज एक्सक्लूसिव फ्रॉम रिचुअल सेरेमनीज। दुर्योधन का असंतोष उनके अनुष्ठानिक आयोजनों से बहिष्कार किए जाने के कारण था। अब दुर्योधन का असंतोष का मतलब कि दुर्योधन नाराज क्यों था? दुर्योधन नाराज उनके झूठे और दिखावटी पक्षपात की वजह से था, ना कि अनुष्ठानिक बहिष्कार, अनुष्ठानिक आयोजनों की वजह से। पक्षपात की वजह से जो है वो आक्रोश में था या क्रोध में था, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये इसलिए स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? रॉन्ग है। पक्षपात की वजह से, झूठा, मिथ्या की वजह से जो है वो उसका बहिष्कार किया गया था। तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है आपका? द महाभारता's openness to multiple version of the same story suggest। महाभारत में एक ही कहानी के कई संस्करण की उपस्थिति क्या दर्शाती है? अब क्या है, महाभारत की में के अंतर्गत क्या है, कई सारी कहानियां को शामिल किया गया है, जैसे द्रौपदी स्वयंवर अलग अलग, ठीक है, फिर कौरवास पांडवस का युद्ध, फिर अलग अलग बहुत सारी कहानियां को। और आप आई थिंक आपने जो है किसी न किसी क्लास में, आई थिंक 10th क्लास में, क्या 10th क्लास की इंग्लिश की बुक में भी जो है ये युधिष्ठिर और ये सारा एक चैप्टर दिया हुआ है यक्षा वाला। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा हो, पता नहीं आप लोगों की बुक में था या नहीं थी, बट हम लोगों के टाइम पर था। तो उसमें जो है अब क्या है, महाभारत के अंदर कई सारी कहानियां दी गई है, ठीक है। तो अब उस कहानी के अलग अलग संस्करण को उसको दिखाया गया है, जो क्या दर्शाता है। महाभारत की अलग अलग कहानियों के अलग अलग संस्करण को दर्शाना क्या डिपिक्ट करता है आपका? बोलिए। ए प्लूरलिस्टिक ओरल ट्रेडिशन। यस, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ए प्लूरलिस्टिक ओरल ट्रेडिशन, बहुवचनात्मक मौखिक परंपरा। अभी जैसे मैंने बताया था कि महाभारत को जो है एक रिटर्न फॉर्म देने से पहले उसको एक ओरल फॉर्म दिया गया था। तो इसी तरह से जो है अलग अलग क्षेत्र के आधार पर जो है अलग अलग कहानियों को उसमें दिखाया गया है ओरली। तो इसका राइट ऑप्शन इसलिए क्या होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द आदि पर्वास अकाउंट ऑफ द सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट हाइलाइट्स। आदि पर्व में उत्तराधिकार संघर्ष का विवरण यह उजागर करता है। अब आदि पर्व क्या है? आदि पर्व के ऊपर भी क्वेश्चन बना है पहले। आदि पर्व क्या? आदि पर्व महाभारत का एक पहला खंड है जिसमें उत्तराधिकार और या सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपका दिखाया गया है। किस किस के बीच में? आपका कौरवास एंड पांडवास। कौरवास धृतराष्ट्र खासतौर से जो कि आपके सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, और पांडवास जो है योग्यता में सबसे ज्यादा आगे थे, उनके बीच क्या दिखाया गया है? एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट। अब इतना डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, तो आप लोग इसका मुझे सही आंसर बताइए क्या होगा। बोलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या? द टेंशन बिटवीन ब्राइट राइट एंड मेरिट। जन्म सिद्ध अधिकार और योग्यता के बीच तनाव। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? बी, जन्म सिद्ध अधिकार। अब जन्म सिद्ध अधिकार के तौर पर धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र थे और उनको जो है राज्य सौंपा जाना चाहिए था। मैं यहाँ पर आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र थे, बट उनके अंधेपन होने के कारण या उनके अंधे होने के कारण जो है उनको शासन नहीं दिया गया था, ठीक है। उसके बाद पांडु राजा बने, वो अलग बात है। तो यहाँ पर किस किस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जा रहा है? धृतराष्ट्र जो कि जन्म सिद्ध अधिकार के कारण शासक बनने चाहिए थे लेकिन नहीं बन पाए, और वहीं पर योग्यता के बीच, बल्कि जबकि दूसरी तरफ जो पांडवास थे उनको योग्यता के आधार पर शासक सौंप दिया गया था। तो इन्हीं के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता है और इसी को जो है आदि पर्व में दिखाया गया है। समझ में आया? बहुत अच्छे से इलेबोरेट कर दिया हूं मैं, और इससे पहले भी आपको ये चीज समझाया हूं। तो क्या है इसका राइट ऑप्शन? जन्म सिद्ध अधिकार और योग्यता के बीच कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिक्थ फ्रॉम मैरिज मेंशन इन मनुस्मृति। मनुस्मृति में उल्लिखित छठी विवाह पद्धति
आप लोगों को पता है क्या है छठी विवाह पद्धति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये छठी विवाह पद्धति जो है, ये सिक्स्थ मैरिज जो फॉर्म है, जो आजकल आप लोग लव मैरिज करते हो ना, ये वही है जिसे गंधर्व विवाह बोला जाता था उस टाइम पर। ठीक है, मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, कितने? 8। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना है। तो जो छठा प्रकार है वो क्या है आपका? गंधर्व विवाह, जिसे है प्रेम विवाह भी बोल सकते हैं, या अपनी स्व इच्छा से विवाह करना, जिसमें माता पिता का कोई हस्तक्षेप ना हो। क्लियर? तो जो आप लोग आजकल जो बहुत ज्यादा ट्रेंड है लव मैरिज का, तो वो आपका मनुस्मृति में विवाह का छठा रूप है। ठीक है, तो क्या है अब उसके बारे में? अब देखो, इतना मैंने आपको बता दिया, लव मैरिज मीन्स आपका मनुस्मृति का विवाह की छठी पद्धति। अब आप इसका स्टेटमेंट अपने आप बता देंगे क्या होगा। पहला क्या है स्टेटमेंट आप लोगों का? फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल डिजायर बिटवीन द मैडन एंड हर लव। यह कन्या और उसके प्रेतम की आपसी इच्छा पर आधारित है। कौन नहीं जानता, लव मैरिज में दोनों की ही इच्छा होती है। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, तभी जो है उनका विवाह होता है। तो दोनों की इच्छाओं के आधार पर जो है विवाह हुआ है, बिल्कुल सही बात है भाई। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका है, इट इज कंसिडर्ड वॉलंटरी एंड नॉट इनिशिएटेड बाय द फादर। इसे स्वैच्छिक माना जाता है। अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया कि दोनों की इच्छाओं से होता है, स्वैच्छिक होता है, और पिता द्वारा प्रारंभ नहीं किया जाता। बिल्कुल इसमें पेरेंट्स का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है। ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। अब देखो, 2 स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सपोज मुझे बाकी स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं, तो 2 स्टेटमेंट किस किस में करेक्ट दिए हैं? फर्स्ट एंड सेकंड इसमें भी करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड इसमें भी करेक्ट है। तो ना ऑप्शन ये है और ना ही ऑप्शन ये है। ठीक है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। क्लियर? अब नीचे के पढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? इट इन्वॉल्व्स रिचुअल सैंक्शन एंड गिफ्ट एक्सचेंज। इसमें अनुष्ठानिक अनुमोदन और उपहार विनिमय शामिल होता है। आप खुद बताइए, ये बहुत ज्यादा हाइप भी रहता है कि भाई लव मैरिज हो रही है तो कुछ नहीं मिलेगा। मतलब ये हंसी मजाक का पार्ट है, लेकिन आप सच बताइए, बहुत ऐसे रेयर केस होते हैं कि भाई लव मैरिज भी है और बहुत अच्छी शादी भी हुई है ना। लव मैरिज में क्या होता है, कई बार लोग मंदिर में शादी कर लेते हैं अगर घर वाले राजी नहीं है तो। ठीक है, कई बार कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ऐसा होता है ना। उसमें मतलब गिफ्ट एक्सचेंज वाला बहुत ज्यादा कल्चर नहीं रहता है। जबकि जो एक विधि विधान से पूरा शादी की जाती है, जैसे वही विवाह, ये ब्रह्म विवाह आई थिंक बोलते हैं, ब्रह्म विवाह, हाँ ब्रह्म विवाह बोलते हैं, जिसमें जो है पिता जो है अपनी कन्या के लिए एक वर को चुनता है और अपना पूरे रीति रिवाज से जो है उपहार स्वरूप जो है चीज़ों को भेंट स्वरूप देता है। तो इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है। अब तो जो है थोड़ा सा चलन हो गया है कि लव मैरिज है और पेरेंट्स की रजामंदी से हो रही है, तो चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, सामान उनको भेंट स्वरूप दिया जाता है। बट खुद आप बताइए कि जो लव मैरिज होती है ज़्यादातर, क्या उसमें गिफ्ट्स वगैरह का एक्सचेंज होते हैं? नहीं होते। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन बिल्कुल आपकी एकदम जनरल नॉलेज बेस्ड है। आपको मैं अगर छोड़ दूँ इस क्वेश्चन को, तो मुझे लगता है 99 स्टूडेंट्स इसको ठीक करके आएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपने आप में क्या है? इनकरेक्ट। और तीसरा अगर इनकरेक्ट है तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मुझे फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो तीसरा इसमें इनके, क्योंकि 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुका था, थर्ड इनकरेक्ट है, थर्ड भी कर दिया, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फिफ्थ फॉर्म ऑफ मैरिज रिफ्लेक्ट। अभी विवाह की हमने छठी पद्धति देखी थी, अब है हमारे विवाह की या मैरिज की 5वीं पद्धति क्या दर्शाती है। 5वीं पद्धति क्या दर्शाती? बोलिए, विवाह की 5वीं पद्धति क्या दर्शाती है? अब देखो, छठी में तो लेन देन शामिल था नहीं, है ना, क्यों? क्योंकि वो गंधर्व विवाह है, प्रेम विवाह है एक तरीके का। लेकिन 5वीं पद्धति तो प्रेम विवाह नहीं है ना। वहां पर क्या है, आपका जो वर होता है या जिसको पिता अपनी कन्या के लिए चुनता है, ठीक है, तो वर उसमें क्या है, अपने स्वैच्छिक धन आधारित लेन देन कर सकता है, मीन्स वॉलेंट्री वेल्थ बेस्ड ट्रांजेक्शन बाय द ग्रूम। ठीक है,
तो उसमें जो है वर के द्वारा जो है अपनी इच्छा से जो है धन का लेन देन किया जा सकता है। कौन सी है? विवाह की 5वीं पद्धति। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज वन ऑफ द रेयर स्कल्पचरल डिपिक्शन ऑफ ए रूलर फ्रॉम द वॉल ऑफ ए केव विच वॉज डोनेटेड टू होम। एक गुफा की दीवार से शासक का दुर्लभ शिल्पी चित्रण है, इसे किसे दान में दिया गया था? अब ये एक जो फोटोग्राफ आपको दिखाया गया है ये किसी एक केव की दीवार से लिया गया है, ठीक है। और यह आप लोगों ने अगर अपनी बुक को अच्छे से देखा हो तो ये आपकी बुक से ही लिया गया है, ठीक है, ठीक है। और बुक के इसके फोटोग्राफ के ऊपर या नीचे कहीं लिखा हुआ है उदयगिरी की गुफा, केव नंबर 5, ठीक है। तो उदयगिरी की केव जो गुफा है, गुफा नंबर 5 की दीवार से ये चित्र को लिया गया है, ठीक है, जो कि आपके चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, ठीक है, वैष्णव पूजा वाराह अवतार की जो पूजा, वाराह अवतार को सम्मान देते हुए उसमें दर्शाया गया है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके ब्राह्मण जो वैष्णव पूजा है उसको दिखाता है। तो ये जो है किसको समर्पित है? ये गुफा किसको समर्पित है? जब यहाँ पर ब्राह्मण्स की बात आ गई है, वैष्णव पूजा की बात आ गई है, ठीक है, और इसमें वाराह अवतार के जो है सबको सम्मान देते दिखाया गया है, किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। तो ये किसको दान में दिया गया था? ब्राह्मण्स को, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग दियर एक्शन है और उनका इम्प्लीकेशन है, ठीक है। तो क्या होगा? आप लोग इसका आंसर बताओगे जल्दी। एक्शन है और उनके द्वारा उनके इम्प्लीकेशन है। आप लोगों ने कहा एकलव्य की कहानी से तो सुनी होगी कि एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा प्राप्त करने गए थे तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनको जाति के मतलब कहना तो मतलब ऐसा बहुत ज्यादा कहीं दिखाया तो नहीं जाता, बट हाँ उनको जो है शिक्षा देने से मना कर दिया था। कहीं ना कहीं जो है उसमें कारण एक जाति भी था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अर्जुन वगैरह क्या है, अर्जुन वगैरह को शिक्षा देना वो धनुष बाण का शिक्षा देते थे। और उन्होंने जो है एकलव्य की कहानी आप लोगों ने मुझे लगता है आई थिंक सुनी होगी, छोटेपन में सुनी है ना, कि जो है फिर जब एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया तो वो अपने घर आए, घर इन द सेंस जहाँ भी कुटिया में रहते थे। फिर उन्होंने जो है आपका द्रोणाचार्य की मूर्ति बना कर जो है अपने सामने रखकर जो है खुद से प्रैक्टिस किया, खुद से धनुष बाण चलाना सीखा। और जब ये चीज गुरु द्रोणाचार्य ने देखी तो गुरु द्रोणाचार्य ने जो है एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था गुरु दक्षिणा में। याद है आप लोगों को? कुछ याद आ रहा है? गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी, ठीक है। तो उन्होंने जो है अपना अंगूठा काट कर जो है गुरु दक्षिणा में भेंट स्वरूप जो है आपको द्रोणाचार्य को दे दिया था। लगा सकते हैं अनुमान, जैसे सपोज द्रोण का शिक्षा देने से इनकार, मैंने ये कहानी इसीलिए सुनाई आपको, जाति व्यवस्था का संरक्षण, उनको जो है जाति कहीं ना कहीं जो है वो अर्जुन वगैरह को जो कि पार्टनर्स थे उनको जो है शिक्षा देने का काम करते थे, बट एकलव्य जो है निम्न जाति से थे तो उनको जो है शिक्षा देने से इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो ये क्या है आपका ऑप्शन बी आपका किससे मिलेगा? फिर नंबर 2 से। बी ऑप्शन 2 आपका एक ही में दिया हुआ है ना, यहाँ अगर मुझे नहीं भी पता है तब भी मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। दूसरा, अर्जुन की शिकायत, विशेष स्थिति खोने का भय। थर्ड क्या है? मिट्टी की प्रतिमा की पूजा। अब देखो मैंने आपको कहानी में ये भी बताया कि जब एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया तो एकलव्य ने अपनी कुटिया में आकर गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की प्रतिमा बना ली और उस प्रतिमा के सामने दिन रात लगा के जो है अपना प्रैक्टिस करता था। किसका? जो है आपका धनुष बाण का। तो क्या है आपका? मिट्टी की प्रतिमा की पूजा मीन्स वैकल्पिक शिक्षा और भक्ति गुरु के प्रति। तो डी मिलेगा आपका 4th से और वो भी एक ही में है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकलव्यास। देखो अभी मैं एकलव्य की कहानी ही सुना रहा था आप लोगों को। एकलव्यास क्रिएशन ऑफ ए क्ले इमेज ऑफ द्रोणा रिफ्लेक्ट्स हिज डीप रिवर्सेंस फॉर द टीचर।
द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा बनाना एकलव्य की अपने गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाता है। जस्ट अभी मैं इस चीज को एक्सप्लेन किया हूं, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेक्स्ट है, रीजन दिया हुआ है, इन ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन फॉर्मल इनिशिएशन वाज मोर इंपोर्टेंट देन डिवोशन और स्किल। ब्राह्मणिक परंपरा में औपचारिक दीक्षा भक्ति या औपचारिक दीक्षा जो है वो भक्ति या कौशल से अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती थी। बताइए, पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा भी क्या है? दूसरा क्या है? ब्राह्मणिक परंपरा में जो दीक्षा लेना है, हम दीक्षा लेना मतलब किसी से कुछ सीखना, दीक्षा लेना भक्ति या कौशल से अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यस, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है, बट क्या ये ऊपर वाले के कॉन्टेक्स्ट में सही है या नहीं? अब दीक्षा लेना, अगर ये इनसे दीक्षा लेते, ठीक है, तो वो उनकी भक्ति से क्या था, ज्यादा अच्छा माना जाता, लेकिन क्या है, उन्होंने तो उनको दीक्षा देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो बट दोनों स्टेटमेंट तो अपने आप में ठीक है। ब्राह्मण ट्रेडिशन में तो है कि दीक्षा लेना भक्ति करने से ज्यादा अच्छा है ना? तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, बट वो कारण जो है आपको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दीज 4th century CE are made of silver. They were dedicated to rulers of which dynasties? ठीक है, अब यहां पे शायद चिक्का दिखाने से छूट गया है। ठीक है, ठीक है, एक डायग्राम था यहाँ, आई थिंक रह गया है, सिक्के का, चांदी के। ये चांदी से बनी 4वीं शताब्दी ईस्वी के सिक्के किस वंश के शासकों को समर्पित थे? तो इसका देखो डायग्राम नहीं है तो मैं क्या बता सकता हूँ इसका। ठीक है, बट जितना मुझे ध्यान है, ये क्वेश्चन मैंने जहां से उठाया है, इसका राइट ऑप्शन है आपका शक और छत्रा। शक और छत्रप के जो चांदी के सिक्के थे उसमें कहीं ना कहीं क्या था, आपका जो राजकीय जो प्रतिमा थी उसको उसमें दिखाया गया था। उसमें जो है शक क्षत्रप राजवंश के जो है बहुत सारी चीजों को दिखाया गया था, और वो किसके बने हुए थे? चांदी के बने हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? J.B. वॉन बुटेनन बिगन ट्रांसलेटिंग द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। J.B. वॉन बुटेनन ने महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का अनुवाद किस वर्ष प्रारंभ किया? बताइए। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इस तरीके के क्वेश्चन फैक्चुअल बहुत पूछ लेता है कई बार। अब सीयूटी में तो खास तौर से, बोर्ड का नहीं कह रहा हूं मैं, बट हाँ सीयूटी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा वो है। तो कब किया था बताइए? कोई आंसर बता रहा है? सी तो आंसर नहीं है, और सोचो क्या है ऑप्शन। और आपकी बुक से ही लिया गया है, बोलिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रॉडर टेक्सचुअल ट्रेडिशन टाइमलाइन। ठीक है, अब टाइमलाइन के आधार पर कुछ टेक्स्ट दिए गए हैं, आप लोगों को बताना। इसमें से बहुत सारे मैं आपको एक दो तो पढ़ा चुका हूँ क्या, थोड़ा बहुत तो पता ही है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया है ना, तो बस उसी आइडिया के आधार को इम्प्लीमेंट करो यहाँ पे। जितना भी आइडिया बताओ। अच्छा ठीक है, क्या है बोलो। इतना मैं हिंट दे देता हूं कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। बोलिए, पाणिनि की अष्टाध्यायी कब लिखी गई है? 500 ईसा पूर्व से बीसी में लिखी गई है। ठीक है, दूसरा है मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में हम लोग पढ़े हैं, का जो लिटरेचर है कंपाइल्ड कब हुआ है? 200 बीसी से 200 सी के बीच, ये भी एकदम सही दिया हुआ है। थर्ड है आपका द आर्यभट्ट एंड नाट्यशास्त्र वर कंपोज बिटवीन 300 to 600 सी, ये भी ठीक है। अब फोर्थ देखो, जब तीनों सही दिख रहे हैं, ठीक है, तो फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है? त्रिपिटकास वाज रिटन इन संस्कृत। मैं आपको अभी हिंट दिया था कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट पाली भाषा में लिखे गए हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है? संस्कृत। ये ऑप्शन अपने आप में इनकरेक्ट है। त्रिपिटकास का जो रिटर्न है वो संस्कृत में लिखे गए हैं, कब? 200 बीसी से 200 सी, ये ठीक है, बट यहाँ जो संस्कृत दिया है ये अपने आप में रॉन्ग है, इसलिए ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और बाकी के तीन ऑप्शन आपके करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही।
ऐसा नहीं है इससे और क्वेश्चन नहीं बन सकते, इस यूनिट से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बट अब देखो इजी इजी क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत इजी क्वेश्चन मैं भी रखता हूँ, ऐसा नहीं है, बट इजी इजी क्वेश्चन जैसे बुद्धास के ऊपर क्वेश्चन बन सकते थे। यहाँ पे आपका जहाँ त्रिपिटकास वाला था, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता था, बट वो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे, क्योंकि बुद्धास के बारे में है कि बुद्ध के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। महाभारत को एक बार फिर से जो है आप लोगों ने याद किया आज। ठीक है, किस किस के घर में महाभारत जैसी लड़ाई हो जाती है, होती है? अरे नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो चलता है बट बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ का सभी लोग ध्यान रखें, है ना। हम एक अच्छी सोसाइटी के अंदर रहते हैं और अच्छी सोसाइटी की तरह ही रहना चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में यूनिट 4 के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।